presented by Agriculture Classes Morana. Please subscribe my channel. Subject पशुपालन, चैप्टर नंबर 20 कुक्कुट रोग, अंक 5। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और हम पढ़ रहे हैं पशुपालन। पशुपालन का आज हम तीसरा पीरियड है हमारा, और पिछले दो पीरियडों में मैंने चैप्टर नंबर 16 और चैप्टर नंबर 18 के बारे में आपको बताया है, और आज तीसरा पीरियड है। तो 5 अंक की सीरीज चल रही है। 5 अंक की सीरीज में अगला चैप्टर है हमारा 20। तो चैप्टर नंबर 20 देखेंगे आज हम, और जो कितने नंबर का आता है, 5 अंक का आता है। और ये चैप्टर है वो किससे संबंधित है? कुक्कुट रोग, यानी कुक्कुटों के रोग से संबंधित है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे रोगों के बारे में कि भाई मुर्गियों में या जो पक्षी होते हैं उनमें कौन कौन से रोग फैलते हैं। तो ज्यादातर हम मुर्गी के बारे में ही पढ़ते हैं यहाँ पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पशुपालन में अंक 5 नंबर का चैप्टर नंबर 20 है कुक्कुट रोग। जो आपके एग्जामों में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आने वाले हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आज हम चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। लाइक कमेंट भी मुझे भेजते रहिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो आज मैं जो चैप्टर 20 है उसमें कुक्कुट रोग से सबसे पहला मैं प्रश्न पढ़ाने वाला हूँ रानीखेत बीमारी के बारे में। तो मैं यहाँ पे हेडिंग बनाता हूँ रानीखेत। तो जो रानीखेत रोग है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो रानीखेत क्या है? इस रोग की खोज सर्वप्रथम सन 1928 में रानीखेत नामक स्थान पर हुई थी। यानी भारत में अगर देखा जाए तो सबसे पहले यह रोग कहाँ देखा गया था? 1928 में रानीखेत नामक स्थान पर देखा गया था। इसलिए इस बीमारी का नाम क्या रखा गया? रानीखेत रखा गया था। इसके बाद यह कैसी बीमारी है? एक भयंकर संक्रामक बीमारी। ये बहुत ही संक्रमण तेजी के साथ फैलती है, यह बहुत शीघ्रता से या तेजी के साथ फैलती है। यह बीमारी सबसे पहले देखी गई थी इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में इस बीमारी को हम न्यूकेसल्स के नाम से जानते। यह मुर्गियों में बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है, और इसलिए ये क्या है, इस रोग से मुर्गियां बच नहीं पाती। अगर एक मुर्गी में यह रोग फैल जाए तो एक साथ बहुत सारी मुर्गियों को मारने का कार्य भी करता है। तो ये तो एक जनरल बात थी। अब आपको प्रश्न में क्या क्या पूछा जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला, रोग कारक। सबसे पहले इसमें पूछा जाता है रोग कारक क्या है। तो यहाँ पे बात करेंगे हम रोग कारक की। कारक का मतलब कारण भी मान के चल सकते हैं कि रोग का क्या कारण है, किसकी वजह से फैलता है ये रोग। तो सबसे पहले हम यहाँ आ जाए, एक रोग कारक ना आए तो रोग फैलने के कारण हेडिंग पूछ ले कि आपको रोग फैलने के कारण बताइए। तो यह एक विषाणु जनित रोग है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ये कैसा रोग है। तो ये विषाणु जनित रोग है। हमें इतना तो पता होना चाहिए कि रानीखेत एक विषाणु जनित रोग है। तो ये इतना भी आप लिख सकते हो। अगर आप और थोड़ा सा याद कर सकते हो आप लिख सकते हैं यह एक विषाणु जनित रोग है। यह विषाणु नग्न आंखों से यानी खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यह बहुत तेजी से फैलता है। कौवा, कबूतर तथा मुर्गियों में यह रोग बहुत ही तीव्रता के साथ फैलता है। तो सीधा सा मेन पॉइंट यही है कि रानीखेत रोग का रोग कारक पूछता है तो पूछ लिखेंगे हम रानीखेत का रोग कारक यह विषाणु जनित रोग होता है, जो विषाणु खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है और यह बहुत तेजी के साथ फैलता है। इसके बाद देखते हैं दूसरी हेडिंग है लक्षण। दूसरी हेडिंग है हमारी लक्षण कि भाई जब ये रोग फैलता है तो क्या लक्षण दिखाई देते। तो सबसे पहला लक्षण दिखाई देगा हमें मुर्गीशाला में कि अधिक संख्या में मुर्गियां बीमार होती हैं। जो हमारा मुर्गीशाला है वहां पे सबसे पहले अगर देखा जाएगा तो ये लक्षण दिखाई देता है कि भाई सबसे अधिक मात्रा में क्या होती है, मुर्गियां एक साथ बीमार होने लगती हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि रानीखेत रोग तो नहीं फैलने वाला है। तो इस तरीके से हम पहला। नंबर 2,
मुर्गियों को दस्त होने लगते हैं, दूसरा लक्षण क्या दिखाएंगे, जो मुर्गियां होती हैं, जो मुर्गीशाला में जो मुर्गियां हैं, उनको क्या है, पेचिस यानी दस्त होने लगते हैं। तीसरा रोग, तीसरा लक्षण क्या है, अगर ये रानीखेत रोग हो गया तो मुर्गियों की मृत्यु 1 से 2 दिन में हो जाती है। तो अगर ये रोग फैल गया है तो मुर्गियों की मृत्यु कब से, एक दो दिन बाद ही मुर्गियों की मृत्यु होना शुरू हो जाती है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर तीव्रता है। ठीक है। नंबर 4, सिर है, मुर्गी का सिर है, कौमा गर्दन, कौमा पैर हिलने या लड़खड़ाने लगते हैं। जो मुर्गी के सिर, गर्दन, पैर ये क्या कर देते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं। और तो हमें समझना चाहिए कि रानीखेत रोग है। नंबर 5, देखते हैं कि भाई मुर्गियों में 5वां पॉइंट हम क्या है कि मुर्गियों को क्या होती है, श्वास लेने में क्या होती है, परेशानी होने लगती है। तो श्वास लेने में परेशानी होती है। तो सांस लेने में भी क्या होने लगती है, परेशानी होने लगती है। तो ये इसके लक्षण है। अब इसके बाद देखेंगे रोकथाम एवं उपचार। अगली हेडिंग है रोकथाम एवं या उपचार। हम बचाव के उपाय भी बोल सकते हैं इसको। तो रोकथाम और उपचार में क्या है, तो रोकथाम और उपचार ज्यादातर जो रोग हैं सभी में एक जैसे होंगे, जो आपको मैं मौखिक बताने वाला हूं सभी जगह एक जैसे ही होंगे। तो पहला है रोगी मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। जो हम मुर्गीशाला है, अगर रोग हमें फैलता हुआ दिखता है तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमारा ये कार्य बनेगा उनका रोकथाम कैसे करेंगे। तो रोकथाम कर सकते हैं कि जो रोगी मुर्गी है, जो बीमार हो चुकी है, उन मुर्गियों को हम क्या करेंगे, जो स्वस्थ मुर्गियां उनसे अलग करके दूसरी जगह शिफ्ट कर देंगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, रोग अगर जैसे रोग से कोई मुर्गियां मर गई, रोग से मरी हुई मुर्गियों को क्या करते हैं, गाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, क्योंकि ये विषाणु जनित रोग है जो वायरस मरने के बाद भी क्या होगा, फैलेगा। इसलिए हमें क्या करना है, जब रोग से कोई मुर्गियां मर गई हैं, कुछ मुर्गियां रोग से मर गई हैं, तो उनको या तो गड्ढा खोद के और गड्ढे में क्या करते हैं, दबा देना चाहिए, या उनको जलाकर क्या कर देना, नष्ट कर देना चाहिए। नंबर 3, पानी में क्या करेंगे, जो अगर इसके लिए हम पानी में कीटाणुनाशक दवाओं का घोल तैयार करना चाहिए। यानी पानी में क्या है, जो कीटाणुओं को नष्ट करने वाली जो दवा है उनका प्रयोग पानी में हम करेंगे और उनको इनको पिलाने के लिए देंगे, जिससे शरीर के अंदर जाएगा। इसके बाद बीमार मुर्गियों को बर्तन में, यानी जो बीमार मुर्गियां हैं उनके जो बर्तन होते हैं उनको फिनाइल से साफ करना चाहिए। जैसे एक बीमार मुर्गी है, उसको पानी वगैरह दाना वगैरह दे रहे हैं और उस बर्तन से दूसरी मुर्गियों को खाना पीना दाना नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या है, वायरस जाएंगे। इसलिए जो बीमार मुर्गियां हैं उनके जो बर्तन होते हैं उनको फिनाइल से अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। नंबर 5, 6 से 8 सप्ताह के बच्चों को रानीखेत का टीका लगवाना चाहिए। यानी 6 से 8 सप्ताह के जो बच्चे हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, रानीखेत का टीका लगवाना चाहिए। इस प्रकार से हम इसके रोग के रोकथाम या उपचार कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं लिख भी देता हूं, मुझे लग रहा है कि मुझे लिखना चाहिए। तो पहला, रोगी मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। जो रोगी मुर्गियां हैं उनको स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। नंबर 2, रोग से
मरी हुई मुर्गियों को गाड़ देना या जला देना चाहिए। नंबर 3, पानी में कीटाणुनाशक दवाएं मिलाकर पानी पिलाना चाहिए। नंबर 4, तीन हो गए, तीन हमारे हो गए कि तीन कौन कौन से हैं। और इसके बाद चौथा है बीमार मुर्गियों के बर्तनों को फिनाइल से साफ करना चाहिए। तो बीमार मुर्गियों के जो बर्तन होते हैं उनको हमें किससे साफ करना चाहिए? फिनाइल से साफ करना चाहिए। नंबर 5, 6 से 8 सप्ताह के चूजों में रानीखेत का वैक्सीन लगवाना चाहिए। रानीखेत का वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो ये तो हो गया यहाँ पे। अब हम इसके एक हेडिंग और रह गई, वो है टीकाकरण। तो टीकाकरण देखते हैं यहाँ पे। तो टीकाकरण में क्या करते हैं, जो 1 से 3 दिन के जो आयु के छोटे चूजे होते हैं उनमें एफ स्ट्रेन वैक्सीन का टीका लगाना चाहिए। तो 1 से 3 दिन के चूजे में एफ स्ट्रेन का टीका लगवाना चाहिए। तो 1 से 3 दिन के टीकाकरण में हम क्या करेंगे, जो 1 से 3 दिन के जो शुरुआत चूजे होते हैं जन्म लेते ही 1 से 3 दिन में हमें क्या करना चाहिए, जो छोटे आयु के चूजे हैं उनमें क्या करना चाहिए, एफ स्ट्रेन का टीका लगवाना चाहिए। और यही वैक्सीन 6 से 8 महीने की आयु पर चूजों में फिर से दोबारा से लगवाना चाहिए। लिखेंगे हम उक्त वैक्सीन 6 से 8 महीने में द्वारा से लगवाना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न हुआ कि रानीखेत रोग का वर्णन कीजिए। तो रानीखेत में सबसे पहले पॉइंट आएगा, सबसे पहले तो मैंने आपको जनरल बात बताई थी कि इस रोग को सर्वप्रथम हमने भारत में सन 1928 में रानीखेत नामक स्थान पर देखा था, इसलिए इस रोग का नाम हमने रानीखेत रख दिया। यह एक बहुत ही भयंकरता के साथ फैलने वाला रोग है और इंग्लैंड में इसे न्यूकासल के नाम से भी जाते हैं। सबसे पहले विश्व में अगर देखा गया तो इंग्लैंड में देखा गया था और इंग्लैंड में इसको न्यूकासल के नाम से जानती है। यह एक मुर्गी में फैलकर ही सभी मुर्गियों में एक साथ 1-2 दिन में फैलने का कार्य करता है। तो परंतु प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है या उसके बारे में पूछे कि इसके बारे में बताइए, तो आपको बताओ तो रोग कारक क्या है। तो रोग कारक है हमारा इसका कि यह एक विषाणु जनित रोग है जो नग्न आंखों से यानी खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है और यह बहुत तेजी के साथ फैलने वाला रोग है। जो कौवा में, कबूतर में, मुर्गियों में इस रोग के अधिक देखा जा सकता है। लक्षण क्या है जब ये रोग फैलता है, तो मुर्गियों में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो देखा जाए तो मुर्गियों में अधिक संख्या में मुर्गियां बीमार
होती है। सबसे पहला पॉइंट है कि जो मुर्गियां हैं वो ज्यादा मात्रा में बीमार होना शुरू हो जाती है, तो हमें समझ लेना चाहिए कि रानीखेत रोग तो नहीं। दूसरा, मुर्गियों को दस्त होने लगती है, मुर्गियों क्या हो पेचिश करने लगती है, मृत्यु 1-2 दिन में होने लगती है। अगर यह रोग फैल गया आपको पता नहीं है तो 1-2 दिन में क्या है मुर्गियां मरना शुरू हो जाएंगी, तो आपको पता करना चाहिए कि रानीखेत रोग हो गया। सिर है मुर्गियों का, गर्दन है, सिर गर्दन और पैर क्या कर रहे हैं लड़खड़ाने लगते हैं इस रोग की वजह से। श्वास लेने में क्या होती है परेशानी होने लगती है, श्वास लेने में मुर्गियां क्या होती है परेशानी होती है। इसके बाद रोकथाम या उपचार, रोकथाम में जो 2-3 पॉइंट है इसमें जो सभी में चलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, 1-2 पॉइंट इस रोग के लिए ही है। तो सबसे पहला पॉइंट है रोगी मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। तो कोई किसी की भी रोकथाम अगर किसी और रोग की भी रोकथाम करते हैं तो भी हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि भाई रोगी मुर्गियां होती है उनको स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। रोग से मरी हुई मुर्गियों को गाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, यह पॉइंट भी सब में चलेगा। कोई भी रोग हो उसका रोकथाम पूछ रहा हो तो आप उपचार रोकथाम के बारे में आप लिख सकते हैं। पानी में कीटाणुनाशक दवाएं मिलाकर पानी में पिलाना चाहिए, ये भी सारे उसमें चल सकता है, ठीक है। परंतु कुछ रोग ऐसे होते हैं जैसे वाइपर जीवी है तो उसके ऊपर ये नहीं चलेगा। अगला, बीमार मुर्गियों के बर्तनों को फिनाइल से साफ करना चाहिए, ये सभी में चलेगा। कोई भी रोग हो अगर उसकी रोकथाम या इसके बचाव के उपाय पूछता है तो आप इस पॉइंट को भी लिख सकते हैं। 6 से 8 सप्ताह की चूजों में रानीखेत का वैक्सीन लगवाना चाहिए, रानीखेत के लिए ही है, इसी में आप लिख सकते हैं इसको कि 6 से 8 सप्ताह के जो चूजे होते हैं उनमें हमें क्या करना चाहिए रानीखेत का वैक्सीन लगवाना चाहिए, तो क्या हो वो सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद उपचार की बात करते हैं कि भाई इसका उपचार टीकाकरण क्या है, इसका टीकाकरण कैसे कर सकते हैं। तो टीकाकरण में मैंने लिखा है 1 से 3 दिन के चूजे, जो 1 से 3 दिन के जो चूजे होते हैं उनमें हम कौन सा टीका लगवाते हैं, एफ स्ट्रेन का टीका लगवाना चाहिए। इसका टीका लगवाना चाहिए एफ स्ट्रेन, तो एफ स्ट्रेन का क्या लगवाते हैं टीका लगवाना चाहिए। और यही जो टीका है उसको हम उक्त वैक्सीन को, मैंने लिखा है उक्त वैक्सीन को कितने महीने बाद 6 से 8 महीने बाद क्या करते हैं इसको हम द्वारा से फिर क्या करते हैं लगवाते हैं, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आएगा और ये प्रश्न इस वर्ष आ भी सकता है, ठीक है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण भी है और इसलिए आप इसको पढ़ लें अच्छे ढंग से, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये इस प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो समझ में आ रहे हैं तो मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे मैं आपके लिए आगे अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। आप खुद भी लाइक नहीं करते हो तो लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, जिससे मुझे पता चले कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं। मुर्गियों में खूनी दस्त रोग। मुर्गियों में कौन सा रोग खूनी दस्त रोग, और खूनी दस्त रोग को हम कॉक्सीडिया के नाम से भी जानते हैं, कॉक्सीडिया। तो मुर्गियों में खूनी दस्त रोग या कॉक्सीडिया रोग के वर्णन कीजिए। तो या तो आपसे पूछ गया खूनी दस्त रोग या इंग्लिश नाम पूछ सकता है उसका कॉक्सीडिया, कि कॉक्सीडिया रोग का वर्णन कीजिए। तो कॉक्सीडिया रोग में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे रोग कारक के बारे में जानते हैं। इसका रोग कारक क्या है, पहले हेडिंग हमारी रोग कारक। तो जो खूनी दस्त रोग है या कॉक्सीडिया रोग है, तो ये जो कॉक्सीडिया है तो मुर्गियों में, यहाँ हम रोग कारक में लिखेंगे कि मुर्गियों में यह रोग कॉक्सीडिया नामक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। तो मुर्गियों में यह रोग किसके द्वारा फैलता है, कॉक्सीडिया नामक प्रोटोजोआ के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा कॉक्सीडिया में रोग कारक क्या है, तो कॉक्सीडिया यानी लिखेंगे यह रोग कॉक्सीडिया नामक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। अगर आपको मैं और बताऊं, ये 9 प्रकार की प्रजातियां, लगभग 9 प्रकार के जीनस होते हैं, 9 प्रकार की प्रजातियां होती हैं कॉक्सीडिया की। कॉक्सीडिया नाम जो प्रोटोजोआ है उसके 9 प्रकार के जीनस पाए जाते हैं,
उनके द्वारा यह रोग फैलता है, जैसे इमेरिया ब्रुनेटी है, इमेरिया टेनिला है, इमेरिया नेकेट्रिक्स है, इमेरिया मैक्सिमा है, और भी 5 और भी हैं जो इसको फैलाने का कार्य करता है। ठीक, तो आपको तो याद रखना है कि खूनी दस्त रोग का रोग कारक क्या है, तो कॉक्सिडिया नामक प्रोटोजोआ के द्वारा ये फैलता है। अब देखते हैं रोग के लक्षण। दूसरी हेडिंग है रोग के लक्षण। तो पहला लक्षण है इसमें कि जो मुर्गियों की जो कलंगी होती है वो कैसी हो जाती है, पीली हो जाती है। तो हम लिखेंगे मुर्गियों की कलंगी पीली पड़ जाती है। मुर्गियों की कलंगी कैसी हो जाती है, पीली पड़ जाती है। नंबर 2, जमीन पर, अब खूनी दस्त है तो रक्तयुक्त जमीन पर रक्तयुक्त बीटें पाई जाती हैं। जमीन पर रक्तयुक्त बीटें पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। यानी मुर्गीशाला में देखा जाए तो जमीन पर रक्तयुक्त क्या पाई जाती है, बीटें जमीन पर पाई जाती है। ठीक है। नंबर 3, पक्षी दाना खाना कम कर देता है। जो पक्षी है, मुर्गियां हैं या अन्य पक्षी है, वो क्या करना है, दाना खाना क्या कर देंगे, कम कर देता है। यानी दाना यानी खाना नहीं खाएगा, जब उसके ये खूनी दस्त रोग होंगे तो खाना खाना क्या कर देता है, कम कर देता है। नंबर 4, मुर्गियां कमजोर हो जाती है। मुर्गियां कैसी हो जाती हैं, कमजोर हो जाएंगी, यानी क्या होगी, मुर्गियां कमजोर हो जाएंगी। नंबर 5, में हम लिख रहे हैं मुर्गियां मुर्गियों से अंडा उत्पादन कम हो जाता है। तो ये हो गए रोग के लक्षण। यानी रोग के लक्षण में क्या है, जो कलंगी होती है मुर्गियों की वो पीली पड़ जाती है। दूसरा, जमीन पर रक्तयुक्त बीटें पाई जाती है। पक्षी दाना खाना कम कर देते हैं या बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। मुर्गियां जब खाना और दस्त हो जाते हैं तो मुर्गियां कैसी हो जाएंगी, कमजोर हो जाएगी। और मुर्गियों का जो अंडा उत्पादन है वो भी कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। इसके बाद रोकथाम या बचाव के उपाय। तीसरी हेडिंग है रोकथाम व बचाव के उपाय। ठीक, तो मैंने पिछले प्रश्न में भी रोकथाम व बचाव के उपाय पढ़ाए थे। तो जो पॉइंट मैंने आपको पिछले उसमें बताए हैं वो मैं इसमें नहीं लिखूंगा। इसमें जो पॉइंट लिखूंगा जो आगे आपको मिलेंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट तो यही है, उसमें जो लिखा था वही हम लिखेंगे कि रोगी मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। दूसरा, मुर्गियों को रहने के स्थान पर पूरी साफ सफाई रखना चाहिए। रोग से मरी मुर्गियों को जला देना चाहिए। ठीक है। अब लिखेंगे इसमें गंदगी दूर करने के लिए कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना चाहिए। ठीक, तो कि गंदगी यानी जो मुर्गीशाला है उसमें गंदगी हो जाती है, उस गंदगी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वहां पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए।
ठीक है। नंबर 2, आहार में पौष्टिक भोजन देना चाहिए। तो भोजन में कैसा देना चाहिए? पौष्टिक आहार देना चाहिए। तो ये हो गए आपके 5 पॉइंट। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि गंदगी दूर करने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। जो मुर्गीशाला है उसमें गंदगी है तो वहां पे कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करते रहना चाहिए, जिससे वहां पे जो कीटाणु है वो नष्ट हो जाए। दूसरा, आहार में पौष्टिक भोजन दे। आहार जो मुर्गियों को जो भोजन दिया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए? पौष्टिक तत्व वाला होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट लिखेंगे रोग से मरी हुई मुर्गियों को क्या कर देना? जला देना चाहिए या गाड़ देना चाहिए। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? रोगी मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से क्या करना चाहिए? अलग कर देना चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे? रोग जैसे मुर्गियों को बचाने के लिए पूरी साफ सफाई रखना चाहिए, और जो पानी के यंत्र, पानी पीने के जो बर्तन है उनको, बर्तनों को फिनाइल से अच्छी तरीके से साफ करना चाहिए। यही पॉइंट हम इसमें लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। इसके बाद हम देखते हैं उपचार। अब उपचार में क्या करना है? तो उपचार में मैं आपको बता दूं कि पीने के पानी में 0.1 से 0.2% तक सल्फामेथाइन दवा का उपयोग करना चाहिए। तो क्या करना है? पीने के पानी में 0.1 से 0.2% तक सल्फामेथाइन दवा का 3 से 4 दिन तक प्रयोग करना चाहिए। तो पहला क्या है? अगर उपचार कैसे करेंगे? अगर ये रोग फैल भी जाता है तो हम इसके लिए पीने के पानी, जो मुर्गियों के लिए पीने का पानी है उसमें 0.1 से 0.2% सल्फामेथाइन हमें 3 से 4 दिन तक इसका प्रयोग मुर्गियों को पिलाने के लिए लगातार करना चाहिए। नंबर 2, मुर्गियों में कॉक्सीबैंड का टीका लगवाना चाहिए। मुर्गियों में क्या करना चाहिए? जो कॉक्सीडिया रोग है उसका एक टीका होता है, उसको हमें क्या करवाना चाहिए? मुर्गियों में लगवाना चाहिए। नंबर 3 सॉरी, मुर्गियों को एंटीबायोटिक दवाएं या एंटीबायोटिक का टीका लगवाना चाहिए। मुर्गियों में हमें क्या करना चाहिए? एंटीबायोटिक का क्या करना चाहिए? टीका लगवाना चाहिए। नंबर 4, मुर्गियों में सल्फा डाइमिथाइल मुर्गियों में सल्फा डाइमिथाइल 4 से 6 दिन तक पानी में मिलाकर देना चाहिए। तो मुर्गियों को सल्फा डाइमिथाइल 4 से 6 दिन तक पानी में मिलाकर देना चाहिए। ठीक है, अब इसे हम समझते हैं। तो प्रश्न आएगा, खूनी दस्त रोग या कॉक्सीडिया रोग का वर्णन कीजिए, या उसमें से आपको कोई ये हेडिंग मिल जाएंगी लिखी हुई वहां पे कि रोग कारक बताना है, कि रोग के लक्षण बताने हैं 4 या 5,
उपचार बताने हैं, क्या बताना है, वो आपको लिखकर पहले से इंडिकेट करके देगा। तो आप देखें हमें तो पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। तो रोग कारक क्या है, तो कॉक्सीडिया का रोग क्या है, मुर्गियों में यह रोग कॉक्सीडिया नामक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। मुर्गियों में यह रोग किसके द्वारा फैलता है, कॉक्सीडिया नामक प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है। और मैंने आपको बताया था कि इसके जो जीनस है, प्रजातियां, उसकी 9 वैरायटियां होती हैं, उनमें से 2-4 के आपको नाम बताएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसके बाद रोग के लक्षण, के रोग जब ये मुर्गियों में यह रोग फैलता है, खूनी दस्त रोग या कॉक्सीडिया रोग फैलता है, तो मुर्गियों में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते। तो सबसे पहला लक्षण है कि कलंगी जो पीली पड़ जाती है, मुर्गियों में जो कलंगी पाई जाती है, ऊपर यहाँ पे सिर पर पंख टाइप के पाए जाते हैं, वो कैसी हो जाती है, पीली पड़ जाती है। दूसरा, जमीन पर रक्तयुक्त बीटें पाई जाती है। जमीन पर क्या होती है, खून युक्त बीटें, यानी जो पक्षियों की जो लैट्रिन होती है उसमें रक्त पाया मिला हुआ जमीन पर पाया जाता है। नंबर 3, पक्षी दाना खाना कम कर देते हैं, यानी पक्षी क्या करता है, सीधा सा खाना खाना क्या कर देता है, कम कर देता है, और या बिल्कुल भी नहीं खाता है। नंबर 4, मुर्गियां कमजोर हो जाती है, क्या हो जाती है, मुर्गियां कैसी हो जाती है, कमजोर हो जाती है। जब खाना नहीं खाएंगे और दस्त हो जाएंगे तो शरीर से रक्त निकल जाएगा और पानी की भी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से मुर्गियां कैसी हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। मुर्गियों से अंडा उत्पादन कम हो जाता है, जब रक्त ब्लड निकल जाएगा, साथ में पानी भी हो, खाना भी खाना बंद कर देगी, तो मुर्गियों से अंडा उत्पादन भी हमें प्राप्त नहीं होगा। इसके रोकथाम व बचाव के उपाय क्या है, तो सबसे पहला है कि गंदगी दूर करने के लिए कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, यानी जो मुर्गीशाला है उसमें उसकी गंदगी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करना चाहिए। नंबर 2, आहार में कैसा भोजन देना चाहिए, पौष्टिक भोजन देना चाहिए, यानी उसमें सारे पौष्टिक पोषक तत्व, ऐसा भोजन हमें मुर्गियों को भोजन में देना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रोग से मरी हुई मुर्गियों को क्या करना चाहिए, गाड़ देना चाहिए या जला देना चाहिए। रोगी मुर्गियों से स्वस्थ मुर्गियों को अलग कर देना चाहिए, और मुर्गियों के बर्तनों को फिनाइल से साफ करना चाहिए। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे 3 इंक्लूड कर दो। ठीक है, उपचार क्या है, तो पीने के पानी में 0.1 से 0.2%, यानी पीने के पानी में हम क्या करेंगे, 0.1 से 0.2% क्या मिलाएंगे, सल्फामेजाथिन दवा मिलाएंगे। यानी सल्फामेजाथिन क्या है, एक दवा है, उस दवा को हम क्या करेंगे, इतने परसेंट मात्रा में पानी में मिला के, और 3 से 4 दिन तक हम क्या करते हैं, लगातार इसका प्रयोग हम मुर्गियों को पिलाने के रूप में करते हैं, जिससे मुर्गियां स्वस्थ हो सके। दूसरा, मुर्गियों में कॉक्सीवैन का टीका लगवाना चाहिए। तो मुर्गियों में किसका टीका लगवाना चाहिए, कॉक्सीवैन का टीका लगवाना चाहिए। नंबर 3, मुर्गियों को एंटीबायोटिक दवा का टीका भी लगवाना चाहिए, यानी एंटीबायोटिक अगर कोई और भी रोग है या यही रोग है तो एंटीबायोटिक से भी मुर्गियां ठीक हो जाएंगी। नंबर 4, डाइमिथाइल सल्फा डाइमिथाइल 4 से 6 दिन तक पानी में मिलाकर मुर्गियों को पिलाना चाहिए। यानी अगर मुर्गियों को सल्फा डाइमिथाइल दवा है, उसको 4 से 6 दिन तक लगातार पानी में मिलाकर मुर्गियों को पिलाने से भी उसको लाभ होता है। तो इस तरीके से मुर्गियों का हम उपचार कर सकते। ठीक है, आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो, अगर मेरी ये चीजें आपको पसंद आ रही हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल को अगर कोई नया छात्र जुड़ रहा है तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं आपके लिए और भी वीडियो, और इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए भेजता रहूंगा मैं। इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ते हैं, वो है चिरकालिक श्वसन रोग। चिरकालिक श्वसन रोग, चिरकालिक श्वसन रोग होता है, उसके 2 अन्य नाम भी होते हैं। एक तो इसका नाम माइकोप्लाज्मोसिस और दूसरा नाम है सीआईडी। तो माइकोप्लाज्मोसिस या सीआरडी,
तो चिरकालीन श्वसन रोग को माइकोप्लाज्मा या सीआईडी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आपको जनरल बात बताऊं, जो चिरकालीन श्वसन रोग होता है वो मुर्गियों की श्वास वायु थैली में होता है, यानी श्वास वायु थैली में यहाँ पे गर्दन में होता है, जिससे क्या है मुर्गियां सांस लेने में, तथा या हम बोले कि मुर्गियों को सांस की बीमारी होता है, दमा की बीमारी हो जाती है। तो और यह रोग कैसा होता है, चिरकाल तक, चिरकाल का मतलब है लंबे समय तक रहता है, इसलिए हम इसे चिरकालिक श्वसन रोग के नाम से भी जानते हैं। और इनके दो अन्य नाम है, चाहे आपको माइकोप्लाज्मोसिस दे दे प्रश्न में, या सीआरडी के नाम से दे दे, या इसके नाम से दे दे, किसी तरीके से आपसे पूछे, तीनों प्रश्नों का आंसर क्या है, एक ही। और इसके बाद हम पढ़ना स्टार्ट शुरू करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली हेडिंग है इसकी रोग कारक। रोग कारक, तो रोग कारक में हम लिखेंगे कि मुर्गियों में यह रोग माइक्रोप्लाज्मा, मुर्गियों में यह रोग किसके द्वारा, माइको प्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, गैलीसेप्टिकम या साइनोविये, साइनोविये जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो रोग कारक मैं आपको बताऊं, मुर्गियों में यह रोग माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम या साइनोविये जीवाणु द्वारा फैलता है। तो मुर्गियों में यह रोग आप किसके द्वारा, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम या साइनोविये जीवाणु के द्वारा यह रोग मुर्गियों में फैलता है। तो पहली हेडिंग हो गई। दूसरी हेडिंग देखते हैं लक्षण, यानी रोग के क्या लक्षण है। इस रोग में कौन कौन से लक्षण मुर्गियों में दिखाई देते हैं। तो मुर्गियों को श्वास लेने में परेशानी, क्योंकि श्वास से संबंधित है। सबसे पहला पॉइंट मैं यही लिखूंगा कि मुर्गियों में श्वास लेने में परेशानी आती है। तो मुर्गियों को श्वास लेने में क्या आती है, पर जब ये रोग होता है मुर्गियों, तो मुर्गियों को श्वास लेने में परेशानी आती है। नंबर 2, मुर्गियों को खांसी व छींक अधिक आती है। जब ये रोग फैलता है तो मुर्गियों में खांसी व छींक अधिक आती है, यानी मुर्गियों को खांसी और छींक दोनों ही इस रोग में आने लगती। ठीक है। नंबर 3, जब सांस की संबंधित बीमारी है मुर्गियों में, तो क्या है, सांस लेते समय मुर्गियां क्या है, भोजन भी कम करने लगते हैं। तो हम लिखेंगे कि मुर्गियां दाना चुगना कम कर देती है। तो मुर्गियां क्या है, दाना चुगना भी, क्योंकि सांस से संबंधित बीमारी, तो मुर्गियां क्या है, सांस की वजह से दाना चुगना भी क्या कर देती है, कम कर देती है। नंबर 4, पक्षियों के सिर हिलने लगते हैं। जब पक्षियों को क्या है, सांस से संबंधित बीमारी, तो इस तरीके से क्या करता है, पक्षी सांस लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या है, उसकी जो गर्दन होती है वो हिलने का कार्य होने लगता है। ठीक है। नंबर 5, अंडा उत्पादन कम हो जाता है। जो मुर्गियां अंडा देती हैं उनसे अंडा उत्पादन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। तो मुर्गियों से अंडा उत्पादन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये इस रोग के क्या है, लक्षण। इसके बाद हम देखते हैं कि रोकथाम या बचाव के उपाय, किस तरीके से हम इसकी रोकथाम कर सकते हैं और बच कैसे सकते हैं इससे। तो रोकथाम व बचाव के उपाय।
तो मैं आपको बता दूं, पिछले 2 प्रश्नों में मैंने आपको 5-5 पॉइंट पढ़ाए हैं, जिनमें से 3 पॉइंट कैसे थे, एक जैसे थे, और इसमें भी वही 3 पॉइंट कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे रोगी मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से क्या कर देना चाहिए, अलग कर देना चाहिए। स्वस्थ मुर्गियों को क्या करना चाहिए, टीकाकरण के द्वारा बचाया जा सकता है। और मुर्गीशाला तथा बर्तनों को हमें किससे साफ करना चाहिए, फिनाइल से साफ करना चाहिए। रोग से मरी हुई मुर्गियों को जला देना चाहिए या गाड़ देना चाहिए। इस तरीके से आपके 3-4 पॉइंट ये हो गए। ठीक है, तो अगला है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के 3 इंजेक्शन। यानी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के 3 इंजेक्शन 15 दिन के अंतर से लगाना चाहिए। तो 3 पॉइंट वो मैंने आपको बताए थे। चौथा पॉइंट है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के 3 इंजेक्शन, कितने इंजेक्शन, 3 इंजेक्शन 15 दिन के अंतर से क्या करना चाहिए, हमें मुर्गियों को लगाना चाहिए, जिससे क्या है, मुर्गियां काम बचाव कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है स्वस्थ मुर्गियों को टीकाकरण के द्वारा बचाया जा सकता है। जो स्वस्थ मुर्गियां हो रह चुकी हैं, जो अभी बीमार नहीं है, तो स्वस्थ मुर्गियों को टीकाकरण के द्वारा बचाया जा सकता है। तो जो स्वास्थ्य मुर्गियां होती हैं, उनको हम क्या करें, टीकाकरण करवा के उनको हम आसानी से बचा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं उपचार, हेडिंग बनाते हैं उपचार। तो उपचार में मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं और दवा का नाम लिख रहा हूं नेफ्टीन 50। इसके सामने हम लिखेंगे कि नेफ्टीन 50 के बारे में आपको बताने वाला। तो नेफ्टीन 50 होता है, जो नेफ्टीन 50 है, इस दवा को हम क्या करेंगे, 8 किलोग्राम दवा लेंगे। इसकी कितनी दवा लेंगे, 8 किलोग्राम दवा, और को 1000 किलोग्राम दाने में, यानी नेफ्टीन 50 दवा लेंगे और 8 किलोग्राम दवा लेंगे। 8 किलोग्राम दवा को हम 1000 किलो दाने में मिलाएंगे और 10 दिन तक लगातार मुर्गियों को खिलाएंगे। ठीक है, कितने दिन तक, 1000 किलो का दाना 10 दिन तक मिलाकर 10 दिन तक मुर्गियों को खिलाते हैं। ठीक है, तो नेफ्टीन 50 पहला उपचार क्या है, नेफ्टीन 50 8 किलोग्राम दवा 1000 किलोग्राम दाने में मिलाकर 10 दिन तक लगातार क्या करते हैं, मुर्गियों को खिलाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यदि रोग के लक्षण, या हम कब करा सकते हैं इसको, जैसे हमें लग रहा है कि रोग के लक्षण दिखाई देने हैं, रोग के लक्षण होने वाले, तो इस तरीके से भी हम खिला सकते हैं। दूसरी दवा है फुराजोल। तो दूसरी दवा क्या है, फुराजोल है। फुराजोल के बारे में बताऊं आपको कि बड़ी मुर्गियों के लिए कितना, 1 किलोग्राम, सॉरी, बड़ी मुर्गियों के लिए 1 ग्राम तथा छोटी मुर्गियों के लिए कितना, आधा ग्राम दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर 7 से 10 दिन तक पीने के लिए देते हैं। तो हम लिखेंगे बड़ी मुर्गियों के लिए 1 ग्राम तथा छोटी मुर्गियों के लिए 1/2 ग्राम दवा। यानी बड़ी मुर्गियों के लिए तो हम 1 ग्राम दवा का प्रयोग करेंगे और छोटी मुर्गियों के लिए आधा ग्राम, यानी 1/2 ग्राम दवा का 1 लीटर पानी में, कितने, 1 लीटर
पानी में मिलाएंगे, मिलाकर 8 से 10 दिन तक पिला दें। क्या करेंगे, फुराजोल बड़ी मुर्गियों के लिए 1 ग्राम तथा छोटी मुर्गियों के लिए आधा ग्राम और दवा 1 लीटर पानी में मिलाकर 7 से 10 या 10 दिन तक, 8 से 10 दिनों तक हम क्या करेंगे, इसको पिलाने का कार्य करेंगे। ठीक है। तीसरा, मुर्गियों में टेरामाइसिन का 2 ml का इंजेक्शन लगाना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट क्या है, मुर्गियों में टेरामाइसिन का 2 ml का इंजेक्शन लगाना चाहिए। अगर ये रोग हो गया है तो मुर्गियों में हम टेरामाइसिन का 2 ml का इंजेक्शन भी हम इसमें लगा सकते हैं। नंबर 4, है मुर्गियों में एल्थ्रोसिन। मुर्गियों में क्या है, एल्थ्रोसिन 4 ग्राम दवाई। मुर्गियों में एल्थ्रोसिन 4 ग्राम दवा को, मुर्गियों में एल्थ्रोसिन 4 ग्राम दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर क्या करेंगे, जो मुर्गियों में एल्थ्रोसिन नामक दवा है उसको 4 ग्राम पानी में मिलाएंगे और घोलकर हम कितने दिनों के लिए, 3 से 5 दिन तक हम इसका उपयोग कर सकते हैं। 3 से 5 दिन तक प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। तो हम देखते हैं, एक बार जल्दी से फिर रिपीट करते हैं। चिरकालिक श्वसन रोग या माइक्रोप्लाज्मोसिस या सीआरडी रोग का वर्णन कीजिए। सबसे पहले क्या है, रोग कारक। रोग कारक क्या है, तो यह रोग मुर्गियों में माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम या साइनोविया जीवाणु द्वारा फैलते हैं। ठीक है। तो माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम या साइनोविया किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा फैलने वाला यह रोग। लक्षण क्या है, तो मुर्गियों में श्वास लेने में क्या आती है, दिक्कत आने लगती है, सांस लेने में परेशानी होती है। नंबर 2, खांसी आती है, छींक आने लगती है। नंबर 3, मुर्गियों में दाना चुगना कम कर दिया है, मुर्गी खाना खाना क्या कर देती है, कम कर देती है। पक्षियों का क्या करता है, इस रोग में जो सर है वो क्या करते हैं, कंपन करने लगता है, हिलने लगता है। अंडे देने वाली जो मुर्गियां होती हैं, अंडे देने वाली मुर्गियों में क्या होता है, अंडा उत्पादन क्या होने लगता है, उसका कम होने लगता है। तो ये तो इसके लक्षण थे। रोकथाम या बचाव के उपाय, तो मैंने लिखा है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम के 3 इंजेक्शन, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक दवा है उसके 3 इंजेक्शन हमें 15 दिन के अंतर से मुर्गियों में लगाने चाहिए। नंबर 2, स्वस्थ मुर्गियों को टीकाकरण के द्वारा हम बचा सकते। जो स्वस्थ मुर्गियां हैं उनको में हम टीकाकरण करवा लें और टीकाकरण के द्वारा हम इन मुर्गियों को बचा सकते हैं। नंबर 3 हम लिखेंगे कि रोगी मुर्गियों को हमेशा स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए। स्वस्थ मुर्गियों को नंबर 4 तो बोलेंगे कि जो स्वस्थ मुर्गियां हैं, बर्तनों को व उस मुर्गीशाला को हमें फिनाइल से साफ कर लेना चाहिए। रोग से मरी हुई मुर्गियों को क्या करना चाहिए, गला जला देना चाहिए या गाड़ देना चाहिए। इस तरीके से हम यहाँ पे 5 पॉइंट कर लेंगे। उपचार क्या है, तो सबसे पहली दवा का नाम लिखा है नेपटीन 50 यानी नेपटीन 50। नेपटीन 50 हम 8 किलोग्राम दवा लेंगे और 1000 किलोग्राम क्या लेंगे, दाना, यानी 10 कुंटल क्या लेंगे, दाना लेंगे और उसमें इसको हम किसको, नेपटीन 50 को हम मिला देते हैं और 10 दिन तक मुर्गियों को हम क्या करते हैं, लगातार खिलाने का कार्य करते हैं। तो इससे इस रोग में आराम मिलता है। दूसरा, फोराजोल। फोराजोल में क्या करते हैं, जो बड़ी मुर्गियां होती हैं उनको तो हम 1 ग्राम दवा देते हैं और जो छोटी मुर्गियां होती हैं उनको आधा ग्राम यानी 1/2 ग्राम दवा देते हैं। ठीक है। तो इसके दवा देते हैं और इस जो दवा है इसको हम क्या किसमें मिला लेते हैं, पानी में, 1 लीटर पानी में मिला लेते हैं और मिलाकर 8 से 10 दिन तक लगातार हम इसको मुर्गियों को पिलाने के लिए देते हैं। नंबर 3, मुर्गियों में टेरामाइसिन का इंजेक्शन। मुर्गियों में किसका इंजेक्शन लगाते हैं, टेरामाइसिन का इंजेक्शन, वो भी 2 ml का हम इंजेक्शन इसमें लगाते हैं जिससे लाभ प्राप्त होता है। नंबर 4, एल्थ्रोसिन। जो एल्थ्रोसिन 4 ग्राम की दवा लेंगे
और उसको हम क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में घोलेंगे और घोलकर मुर्गियों को 3 से 5 दिन तक पिलाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से यह रोग खत्म हो सकता है। ठीक है, आशा करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं, किडनी फीवर बुखार या टिफ फीवर बुखार या स्पाइरोकीटोसिस रोग का वर्णन कीजिए। तो जो किडनी फीवर होता है, किडनी फीवर, जो किडनी फीवर रोग होता है उसके दूसरे नाम भी मैंने आपको बताए थे, एक तो टिप फीवर होता है और एक होता है स्पाइरोकीटोसिस। तो टिप फीवर या स्पाइरोकीटोसिस, स्पाइरोकीटोसिस। तो ये हमारा प्रश्न है कि भाई किडनी फीवर या फीवर को हम बुखार बोलते हैं, टिप फीवर या स्पाइरोकीटोसिस रोग का वर्णन कीजिए। या तो किडनी फीवर दे दे, या टिप फीवर के नाम से पूछ ले, या स्पाइरोकीटोसिस के नाम से पूछ ले। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसमें, रोग कारक। हेडिंग बना ले पहले, रोग कारक। मैंने रोग कारक हेडिंग बना ली, इसके बारे में आपको बता दूं। यह क्या होता है, बुखार होता है। यह बुखार मुर्गियों में किसके द्वारा फैलता है, तो स्पाइरोचीटा गैलीनेरम। किसके द्वारा, स्पाइरोचीटा गैलीनेरम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, स्पाइरोचीटा गैलीनेरम। तो जो किडनी फीवर है, टिप फीवर है या स्पाइरोकीटोसिस रोग है, या मुर्गियों में स्पाइरोचीटा गैलीनेरम के कारण होता है। या इसे हम चिचड़ी के खून चूसने पर भी होता है, या किसके द्वारा भी होता है, जो चिचड़ी होती है, चिचड़ी के खून चूसने पर भी होता है। ठीक है, तो रोग कारक क्या है, या बुखार मुर्गियों में स्पाइरोचीटा गैलीनेरम के कारण होता है, या चिचड़ी के खून चूसने पर भी होता है। और यह एक प्रकार का क्या होता है, परजीवी जीवाणु होता है। तो यह एक प्रकार का परजीवी जीवाणु होता है। ठीक है, दूसरी हेडिंग है लक्षण। तो किडनी फीवर, टिप फीवर या स्पाइरोकीटोसिस में लक्षण क्या है, तो इसमें क्या होता है, जो रोगी मुर्गियां होती है वो सुस्त हो जाती है। तो पहला पॉइंट है, रोगी मुर्गी सुस्त हो जाती है। पहला पॉइंट क्या है, जो रोगी मुर्गी होती है वो कैसी हो जाती है, सुस्त हो जाती है। नंबर 2, मुर्गी को प्यास अधिक लगती है। मुर्गी को प्यास अधिक लगती है। नंबर 3, कलंगी पीली पड़ जाती है। तो क्या हो गया, मुर्गी को प्यास अधिक लगती है एक तो, और दूसरा कलंगी कैसी हो जाती है, कलंगी पीली पड़ जाती है। और रोगी मुर्गी क्या करती है, अगर बुखार आ जाता है तो
रोगी मुर्गी पंख झुकाए और सिर नवाए एकांत में बैठी रहती है। जब मुर्गी में या बुखार आ जाता है तो मुर्गी क्या करती है, रोगी मुर्गी जो होती है वो रोगी मुर्गी पंख झुका देती है, पंख नीचे क्या फैलाकर झुका देती है और सिर नीचे नवाई रहती है और एकांत में क्या करती है, बैठ जाती है। नंबर 5, मुर्गी जमीन पर पंख फैलाकर पड़ी रहती है। मुर्गी क्या जमीन पर क्या करती है, पंख फैलाकर और वहीं पर पड़ी रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से लक्षण क्या है, रोगी मुर्गी क्या होती है, सुस्त होती है। दूसरा, मुर्गी को प्यास अधिक लगती है और दस्त भी लगती है इसमें, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दस्त भी होते हैं। कलंगी कैसी हो जाती है, पीली पड़ जाती है। रोगी मुर्गी क्या करती है, पंखों को फैला लेती है और गर्दन को नवा लेती है और एकांत में जाकर बैठी रहती है। मुर्गी जमीन पर पंख फैलाकर क्या करती है, पड़ी रहती है। इस तरह से मुर्गी में इस रोग में लक्षण दिखाई देते हैं। नंबर 3, रोकथाम व बचाव के उपाय। रोकथाम या बचाव के उपाय, तो पहला पॉइंट है, मुर्गी घर में नमी, कोष्ठक में आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। जो मुर्गियों की जो मुर्गीशाला है उसमें नमी या आर्द्रता नहीं होनी चाहिए। नंबर 2, नई खरीदी हुई मुर्गियों को 15 दिन तक अलग रखना चाहिए। जो नई खरीदी हुई मुर्गियां हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, 15 दिन तक इस जगह से क्या करना चाहिए, जो अन्य मुर्गियां हैं उनसे कैसा करना चाहिए, अलग रखना चाहिए। नंबर 3, छोटी मुर्गियों को बड़ी मुर्गियों से अलग रखना चाहिए। जो छोटी मुर्गी होती हैं या छोटे चूजे होते हैं उनको बड़ी मुर्गियों से कैसे क्या करना चाहिए, अलग रखना चाहिए, क्योंकि छोटी जो मुर्गियां होती हैं उनमें रोग जल्दी से फैल जाता है। ठीक है, क्योंकि इनकी जो शक्ति होती है, इम्यूनिटी होती है, वो कैसी होती है, कमजोर होती है, इसलिए इनको बड़ी मुर्गियों से क्या करना चाहिए, हमेशा अलग रखना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको और भी पॉइंट बताया कि रोगी मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग रखना चाहिए। ठीक है, बर्तनों का फिनाइल से साफ करना चाहिए। इस तरीके से आप 5 पॉइंट इसके कर लेंगे। ठीक, इसके बाद देखते हैं उपचार। उपचार देखते हैं कि ट्रीटमेंट क्या है इसका, तो क्या क्या चाहिए, तो मुर्गियों के एंटीबायोटिक दवाएं, मुर्गियों को एंटीबायोटिक दवाएं जैसे पेनिसिलिन,
टेरामाइसिन का टीका लगवाना चाहिए। क्या करना चाहिए? मुर्गियों में जो एंटीबायोटिक दवाएं आती हैं जैसे पेनिसिलिन है, टेरामाइसिन है, इसके अलावा भी और भी हैं, उनका हमें क्या करना है? इंजेक्शन लगवाना चाहिए या टीका लगवाना चाहिए। नंबर 2, मुर्गियों के पंखों में गैमेक्सिन लॉरेक्सिन को लगाना चाहिए। मुर्गियों के पंखों में जहाँ चिचड़ी के द्वारा, यानी मैं आपको बताया कि चिचड़ी के खून चूसने पे, यानी चिचड़ी क्या कीट होते हैं जो मुर्गियों के पंखों के नीचे उनको खून को चूसने का कार्य करते हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए हम क्या कहते हैं? गैमेक्सिन या लॉरेक्सिन को क्या कहते हैं? वहां पर वो दवा है, गैमेक्सिन लॉरेक्सिन क्या है? दवा है, पाउडर के रूप में भी उनको छिड़क कर जो परजीवी होते हैं उनसे हमें क्या करना है? उनके पंखों को तथा उनके शरीर को क्या कर देना चाहिए? मुक्त कर देना, मुक्त करा लेना चाहिए। तो प्रश्न हमारा, किडनी फीवर या टिप फीवर या स्पाइरोकीटोसिस रोग का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले हमने लिखा था रोग कारक। रोग कारक क्या है? यह बुखार मुर्गियों में स्पाइरोचीटा गैनिनेरम के द्वारा होता है और यह चिचड़ी के खून चूसने पर भी फैलता है। यह एक प्रकार का परजीवी जीवाणु होता है। या क्या है? एक प्रकार का परजीवी जीवाणु होता है। लक्षण क्या है? तो रोगी मुर्गियां सुस्त हो जाती है, कलंगी पीली पड़ जाती है, मुर्गियों को प्यास अधिक लगती है, दस्त भी अधिक लग होते हैं, रोगी मुर्गी पंख फैलाकर या पंख झुकाए से नीचे नवाए पड़ी रहती है, एकांत में बैठी रहती है, मुर्गी जमीन पर पंख फैलाकर पड़ी रहती है। ठीक है। इसके बाद रोकथाम व बचाव के उपाय में हमने लिखा है कि मुर्गी घर, जो मुर्गीशाला है, मुर्गियों का जो घर है, वहां पर नमी या आर्द्रता बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बुखार में क्या होता है? शरीर को नमी नहीं चाहिए, ठंड लगती है, इसलिए यहाँ पर क्या होगी? नमी आर्द्रता होगी तो मुर्गियों को और ज्यादा नुकसान होगा। नई जो खरीदी हुई मुर्गियां, यानी हम नई मुर्गियां लेकर आए रहे हैं दूसरी जगह से, तो उनको सबसे पहले हमें क्या है? 15 दिन के लिए अलग रखना चाहिए। उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तब 15 दिन के बाद हम देख ले, अच्छी तरह से परख ले कि इन मुर्गियों को रोग नहीं है, तब हमें पुरानी मुर्गियों में उन्हें मिलाना चाहिए। छोटी मुर्गियों को बड़ी मुर्गियों से अलग रखना चाहिए। छोटी मुर्गियों की क्या है? इम्यूनिटी जो पावर होती है वो कैसी होती है? कम होती है, इसलिए क्या है? वो जल्दी से क्या हो जाते हैं? रोग ग्रसित हो जाते हैं, इसलिए बड़ी मुर्गियों से और छोटी मुर्गियों को भी अलग रखना चाहिए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि रोग से मरी मुर्गियों को जला देना चाहिए या गाड़ देना चाहिए। ठीक है। मुर्गीशाला की सफाई या बर्तनों की सफाई फिनाइल से साफ करना चाहिए। ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है। उपचार क्या है? तो मुर्गियों को एंटीबायोटिक दवाएं जैसे पेनिसिलिन है, टेरामाइसिन है, इसका क्या करना चाहिए? इंजेक्शन लगवाना चाहिए या टीकाकरण करवाना चाहिए। मुर्गियों के पंखों में गैमेक्सिन या लोरेक्सिन। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैं से पूरे हो चुके हैं, परंतु इनमें मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताऊं जो कभी कभार आ जाते हैं और छोटे भी हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि ग्रीष्म ऋतु में या शरद ऋतु में कुक्कुटों में होने वाले 4 रोगों के नाम लिखिए। तो मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि ग्रीष्म ऋतु में, तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ग्रीष्म माने होता है गर्मियों में, तो ग्रीष्म ऋतु में मुर्गियों में कौन कौन से रोग होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो ग्रीष्म ऋतु में होते हैं कुक्कुट चेचक। एक रोग कौन सा है? कुक्कुट चेचक है, जो गर्मियों में होता है। दूसरा जो चिचड़ी ज्वर, चिचड़ी ज्वर, यानी जो अभी हमने पढ़ा था। ठीक है। तीसरा है कॉक्सीडियोसिस। कॉक्सीडियोसिस भी कब होता है? डियोसिस, तो ये कब होता है? गर्मियों में होता है। एक होता है कृमि रोग, कृमि रोग। ठीक है। तो पहला कुक्कुट चेचक,
दूसरा चिचिंडी ज्वर, तीसरा कॉक्सिडियोसिस और चौथा कृमि रोग। ये गर्मियों में फैलने वाले रोग होते हैं। तो गर्मियों में कौन कौन से रोग फैलते हैं? कुकुट चेचक, चिचिंडी ज्वर, कॉक्सिडियोसिस और कृमि रोग गर्मियों में फैलते हैं। ठीक है, अब बात आती है शरदकालीन। शरद ऋतु, तो शरद ऋतु में कौन कौन से रोग फैलते हैं? तो एक तो होता है अभिशीतल रोग, अभिशीतल रोग। पहला रोग क्या है? अभिशीतल रोग। एक होता है कोलेप्टोसीमिया। क्या होता है? कोलेप्टोसीमिया। तो कोलेप्टोसीमिया, तो ये भी कब फैलता है? सर्दियों में फैलता है। तो अभिशीतल रोग। और दूसरा क्या है? कोलेप्टोसीमिया। एक होता है दीर्घकालीन श्वसन रोग, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया भी था। दीर्घकालीन श्वसन रोग। अब यहाँ से आपको मैं बता दूं, जो दीर्घकालीन श्वसन रोग है वो कौन सा रोग है? चिरकालिक श्वसन रोग को ही हम दीर्घकालीन श्वसन रोग के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये याद रखना। चौथा है सल्मोनेला फ्लोरम, या तो फ्लोरम आप मान लो या सल्मोनेला मान लो। तो सल्मोनेला भी या फ्लोरम रोग भी क्या होता है? ये फैलता है। तो गर्मियों में कौन कौन से रोग फैलते हैं? कुकुट चेचक, चिचिंडी ज्वर, कॉक्सिडियोसिस और कृमि रोग। और शरद ऋतु में कौन कौन से फैलते हैं? तो अभिशीतल है, कोलेप्टोसीमिया है, दीर्घकालीन श्वसन रोग यानी तुम्हारा चिरकालिक श्वसन रोग या सीआरडी या तुम्हारा माइक्रोप्लाज्मोसिस भी बोलते हैं इसको। और चौथा है साल्मोनेला फ्लोरम। तो साल्मोनेला या फ्लोरम रोग भी क्या फैलता है? शरद ऋतु में फैलता है। तो ये प्रश्न हो गया। तो ये आ जाए, वैसे आप नाम याद कर लेना कौन कौन से रोग कब फैलते हैं। ओटी में भी आपसे पूछा जा सकता है, 19 चैप्टर की ओटी में। ठीक है, इसके बाद एक प्रश्न और मैं बता रहा हूँ, सिंपल है, वो मैं आपको करा चुका हूँ। मुर्गियों में बीमारी की रोकथाम के उपाय बताइए। प्रश्न क्या आएगा? डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाए। मुर्गियों में बीमारी की रोकथाम के उपाय। तो ये मैंने 4 आपको प्रश्न कराए हैं। चारों में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। चारों में वही है कि रोगी मुर्गियों को स्वस्थ मुर्गियों से अलग कर देना चाहिए, मुर्गीशाला और बर्तनों को फिनाइल से साफ करना चाहिए, रोग से मरी हुई मुर्गियों को क्या कर देना चाहिए? गाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए। मुर्गीशाला में मक्खी है, मच्छर है, जू है, चिड़िया, खटमल आदि को नियंत्रण करना चाहिए। मुर्गीशाला के चूने से पुताई करना चाहिए। इस प्रकार से आपके 5 पॉइंट, जो मैंने आपको 3-4 जगह आपको बताया, उनमें से आपको 5 पॉइंट लिख देना है। तब ये मुर्गियों में बीमारी की रोकथाम के डायरेक्टली उपाय पूछे, कोई रोग का नाम नहीं दे। अरे रोग का नाम देता है जैसे रानीखेत, चिरकालिक श्वसन, तो हमने वहां पे आपको बताया 3 पॉइंट तो यहाँ से मिल जाएंगे, 1-1, 2-2 पॉइंट उनके उन रोगों से संबंधित है, तो वो आपको वहां से लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको यहीं से 5 नंबर का प्रश्न मिल जाएगा। आप अच्छे ढंग से इसको वीडियो को देखें। जितने भी वीडियो में आपके लिए भेज रहा हूँ उनको आप बहुत तसल्ली से देखा करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट मुझे भेजते रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।